हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 16 चैप्टर शब्दांचा खेळ। ये स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई है हेलन केलर द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में। और इस स्टोरी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये बुक जो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नाम की ऑटोबायोग्राफी है जिसे लिखा है हेलन केलर ने। ये जो हम लेसन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मराठी में आज, ये उसी इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी का ट्रांसलेशन है जिसे किया है माधव कर्वे ने। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पूरी तरीके से हैंडीकैप है, दैट इज जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, यानी लैंग्वेज क्या होता है वो भी उसे पता नहीं है, ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या होते हैं वो भी उसे पता नहीं है। तो ऐसी लड़की को किस तरीके से पढ़ाया है उसकी टीचर ने, उनकी टीचर का नाम है एनी मैन्सफील्ड सुलिवान। तो किस तरह से उनकी टीचर ने उनको पढ़ाया है, एक अंडरस्टैंडिंग दी है लैंग्वेज की। और जब उनको समझ में आने लगा, हेलन केलर को जब इस लैंग्वेज के बारे में समझ में आने लगा तो वो कितनी खुश हुई थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया उस लैंग्वेज को समझने में, पढ़ने में। और उसके बाद में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की, वो लॉयर भी बनी और बहुत उन्होंने प्रोग्रेस किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इतने ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद जब उन्होंने ये मुकाम हासिल किया हेलन केलर ने, इसीलिए आज कहा जाता है कि वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का नाम के रूप में उभर के आते हैं। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हेलन केलर। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, जो कि एक वीडियो के रूप में है। आंसर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में। तो इस बुक में हम किस तरीके से हेलन केलर जो है अपने हैंडीकैप के वजह से, जिसे लैंग्वेज की भी नॉलेज नहीं है और जो मुश्किलें आती है उनके लाइफ में, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, और यही सारी चीजें जो है इस लेसन में यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेअर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दांचा खेळ। माझ्या आठवणीतला आयुष्यातला सगळ्यात महत्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई एनी मॅन्सफील्ड सुलिव्हन मला शिकवायला आल्या तो दिवस। अब यहाँ पे क्योंकि ये द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये हेलन केलर लिख रही है, तो वो अपने बारे में बता रही है कि मेरे याद में जो मेरी लाइफ का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डे था वो दिन था जिस दिन मुझे मेरी एक टीचर पढ़ाने आई थी, एनी मैन्सफील्ड सुलिवान। वो जब मुझे पढ़ाने आई थी वो दिन मेरा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, जितना मुझे याद आता है वो। दोन अगदी परस्पर विरोधी आयुष्य कधी एकत्र येतात याचं मला नवल वाटतं। अब ये बोल रही है कि दो एकदम अलग आइडियाज रखने वाले, अलग ओपिनियंस रखने वाले, अलग लाइफस्टाइल होने वाले, ऐसे दो टोटली ऑपोजिट लाइफ्स किस तरह से एक होती है, इस बात का मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा था। नवल वाटतं यानी कि आश्चर्य लगना है। परस्पर विरोधी यानी कंप्लीटली ऑपोजिट, एक दूसरे से अलग। आयुष्य मीन्स लाइफ्स, एक दूसरे से अलग लाइफ्स किस तरह से एक होती है, इसका मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है। 3 मार्च 1887 मला 8वं वर्ष लागायला 3 महीने बाकी होते। मतलब 3 मार्च 1887 को हेलन केलर जो है 8 इयर्स की होने में सिर्फ 3 महीने बाकी थे। मतलब 8 इयर्स की हुई नहीं थी। 8वां वर्ष मतलब 8 इयर्स की होने वाली थी और 3 महीने बाकी होते, यानी कि 3 मंथ्स अभी भी बाकी थे। त्या दिवशी दुपारी मी पोर्चमध्ये उभी होते, शांत, कशाच्या तरी अपेक्षित। तो उस दिन हेलन केलर बोलती है कि वो जो है पोर्च मध्ये यानी कि बैल्कनी, घर के सामने जो एक आंगन समझ लो, बैल्कनी समझ लो, तो वहां पर वो खड़ी थी एकदम शांत स्वभाव से और किसी तो भी अपेक्षा में थी। कोई तो भी जैसे उसको ऐसे फील हो रहा था कि कुछ तो भी होने वाला है आज। आईच्या खुणाखुणा आणि घरातल्या लगबगीवरून आज काहीतरी वेगळं घडणार याचं मला साधारण अंदाज आला, म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले। अब मम्मी जो थी उनकी, आईच्या खुणाखुणा मतलब मम्मी के जो कुछ एक्शंस हो रहे थे, इशारे हो रहे थे,
और घर में जो घाई चल रही थी, लगभग ही वरुण मतलब जो घाई से काम कर रहे थे, तो आज कुछ तो अलग होने वाला है, ये मुझे एकदम एहसास हो रहा था, फील हो रहा था, अंदाज आला। इसीलिए मैं दरवाजे के पास जाकर स्टेप्स पर, पायऱ्यावर है मतलब सीढ़ियां, स्टेप्स पर वहां पर इंतजार करते हुए खडी हो गई. अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनीसकल वेलींच्या जाळ्यांमधून ऊन वाट काढत आलं आणि माझ्या उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं. अब अचानक वो बोल रहे पोर्च पे, जहां बैल्कनी में यानी जहां वो खड़ी थी, वहीं पर उसके बाजू में हनीसकल ये बुशेस थे, हनीसकल नाम के बुशेस थे जो कि ट्यूबुलर फ्लावर्स उस पे ग्रो होते हैं. तो वो हनीसकल बुशेस वहां पर थे, तो उनकी जो जाली बन रही थी उन बुशेस में से, उन जाली में से धूप आकर वो इस हेलन केलर के चेहरे पर गिर रही थी, है ना. हनीसकल वेलीच्या जाळ्यांमधून ऊन वाट काढत मतलब उसके जाली में से धूप जो है रास्ता निकालते हुए आई और जो है हेलन केलर के ऊंचे हुए हुए चेहरे पर पूरे फैल गई. जैसे हेलन केलर जो है उसने अपना सर ऊपर रख रखा था, तो जब सर ऊपर रख रखा था तो सारी धूप जो है उसके चेहरे पर बिखर गई थी, पसर गई थी, यानी स्प्रेड हो गई थी. न कळतच माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पानांवरून आणि वसंत ऋतूत स्वागत करायलाच उमलाव्यात तशा कळ्यांवरून फिरली. अब न कळतच मतलब अनजाने में ही, जो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे फिंगर्स जो है, बोट मीन्स फिंगर्स, तो बाजू में सवयीच्या पानांवरून मतलब आदत था, वो जब भी यहाँ पर आती थी, खड़ी होती थी, तो एक हैबिट के रूप में वो इन प्लांट्स के ऊपर से हाथ घुमाती थी. तो अभी भी वही कर रही है, सवयीच्या मतलब हैबिचुअली वो उन लीव्स के ऊपर से, और जैसे मानो वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए ही वो बर्ड्स जो है, फ्लावर्स जो है खिले हैं वहां पर, उमलाव्यात यानी खिले हैं वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए. ऐसे कड़ी के ऊपर से, ऐसे बर्ड्स के ऊपर से भी उसने अपना हात घुमाया हेलन केलर ने. भविष्यात माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवलाय याची मला काही कल्पना नव्हती, और मेरे फ्यूचर में क्या चमत्कार लिखा हुआ है, क्या मॅजिक है मेरे फ्यूचर में, ये तो मुझे पता ही नहीं था. त्याआधी काही आठवडे रागानं आणि कडवटपणानं मन इतकं व्याग्र झालं होतं की त्या स्वतःशीच चाललेल्या सततच्या झगड्यानं मी अगदी थकून गेले होते. लेकिन ये बोल रही है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इसके पहले कुछ हफ्ते जो है मेरे बहुत ही बेकार गए हैं, रागानं, गुस्से में गए हैं, कड़वटपणाने मेरे अंदर बहुत ही कड़वाहट भर गई थी, और मेरा मन जो है इतना व्यग्र हो गया था, बेचैन हो गया था कि मैं खुद से ही लड़ रही थी. सततच्या झगड्यानं मी अगदी थकून गेले होते, और मैं खुद से ही लड़ रही थी, और इसी झगड़े से जो है मैं एकदम थक चुकी थी. दाट धुकं असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेलायत. अब वो क्वेश्चन कर रही है आपको कि जब एकदम फॉगी होता है, धुक्का यानी फॉग, बहुत ज्यादा फॉग जब होता है ठंडी के मौसम में, तो एकदम आसपास में, आजू बाजू में भी क्या है वो दिखाई नहीं देता उस फॉग के कारण. तो पहले क्वेश्चन कर रही है कि जब एकदम फॉगी होता है एटमॉस्फेयर, तो क्या ऐसे फॉगी एटमॉस्फेयर में आप कभी समुद्र के पास गए हो, समुद्र पे गए हो. अशा वेळी वाटतं सहज स्पर्श करता येईल अशा पांढऱ्या अंधारानं आपल्याला वेढलंय आणि तशा धुक्यातून जहाज वाट काढत किनाऱ्याच्या दिशेनं येत आहे. अब वो बोलती है कि ऐसे टाइम पे लगता है, जब फॉग पूरा हो जाता है ना समुद्र किनारे पर, तो ऐसे टाइम पे लगता है कि जैसे कि हम सिर्फ उसे छू सकते हैं, छूकर ही, हाँ, हम जो सफेद अंधेरा हमारे सामने छाया हुआ है, जिसने चारों तरफ से हमें घेर रखा है, किसने घेर रखा है, पांढऱ्या अंधाराना, यानी कि कंप्लीट फॉगी हो गया है चारों तरफ हमारे, और सिर्फ छूने से हम उसे दूर कर सके. और ऐसे फॉग में से एक जहाज यानी शिप जो है किस तरह से रास्ता ढूंढते हुए किनारे की तरफ आ रहा है. किनारा गाठेपर्यंत ताण असतो, और जब तक उसको किनारा नहीं मिल जाता है तब तक बहुत ही प्रेशर उस पर बना रहता है जहाज पर. छाती धड़धड़त असते, और उसकी छाती भी धड़धड़ करती रहती है, धक धक हुआ रहता है, क्योंकि वो किनारे पे नहीं पहुंची है ना अभी तक, तो बीच मझधार में ही है, समुद्र में ही है, और चारों तरफ फॉग फैला हुआ है. वाटतं आता काय होणार, और अब ऐसे टाइम पे लगता है कि क्या होगा, हमको किनारा मिलेगा या नहीं मिलेगा. शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती. तो
जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया उसके पहले जो मेरी कंडीशन थी वो बिल्कुल इसी जहाज की तरह थी जो पूरी तरह से फॉग से घिरी हुई थी और वो किनारा ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे हेलन केलर ने अपना खुद का सिचुएशन को एक ऐसे जहाज से किया है कंपेयर जो फंसी हुई है सफेद अंधेरे से। फरक इतकाच की माझ्याकडं होकायंत्र वगैरे काहीच नव्हतं आणि बंदर किती जवळ आलंय तेही कळायला काही मार्ग नव्हता। अब वो बोलती है कि फर्क सिर्फ इतना ही है उस जहाज में और मुझ में कि मेरे पास कोई होका यंत्र वगैरह नहीं था। होका यंत्र मतलब कंपस, जिससे हम डायरेक्शन पता करते हैं। तो मेरे पास तो कोई होका यंत्र वगैरह नहीं था और बंदर किती जवळ आलंय, बंदर मतलब पोर्ट, किनारा कितना पास में आया है वो भी मुझे पता करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। प्रकाश प्रकाश हवाय मला, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए, असं माझं आत्म्याचं निशब्द आक्रंदन चालायचं। और ऐसा ही मेरे आत्मा में जो है बिना वर्ड्स का एक ये रिवॉल्यूशन ही चल रहा था, रिवॉल्ट चल रहा था, रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, एक आक्रोश, गुस्सा जो है जिसमें कोई शब्द ही नहीं था क्योंकि उसे बोलना भी नहीं आता, उसे लैंग्वेज भी नहीं पता थी ना, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है असं माझ्या आत्म्याचं, मतलब मेरी आत्मा में ऐसा निशब्द यानी बिना वर्ड्स का गुस्सा जो है, आक्रोश, रिवॉल्ट वो चल रहा था। नेमक्या त्याच हव्याशा क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी धावून निघाले और बिल्कुल उसी समय जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी उसी समय उस प्यार के रोशनी में मैं पूरी तरह से नहा ली, प्यार की रोशनी में पूरी तरह से नहा ली। किस वक्त? जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधेरे से घिरी हुई थी ना, फॉगी अंधेरा, व्हाइट अंधेरा, और उसमें से उसे प्रकाश की रोशनी दिखाने वाला एक रास्ता मिल गया। माझ्याजवळ कोणीतरी येतंयस मला जाणवलं। अब हेलन केलर बोलिए, जब वो पोर्च में खड़ी थी तो उसे पता चल रहा है कि ऐसे कोई तो भी मेरे सामने आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा था। आईच आहे असं समजून मी हात पुढे केला, तो मम्मी ही होगी ऐसा सोचकर मैंने हात आगे किया, तर दुसऱ्याच कोणीतरी माझा हात हातात घेतला आणि मला उचलून कडेवर घेतलं। लेकिन मम्मी तो नहीं थी, कोई और ही था जिसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किनारे पर लेकर आ गए। ह्याच माझ्या बाई एनी सुलिवान, यही थी मेरी टीचर एनी सुलिवान, बाई म्हणजे टीचर एनी सुलिवान, त्या मला शिकवायला आल्या होत्या, वो मुझे पढ़ाने के लिए आए थे। त्याही पेक्षा जास्त माझ्यावर मायेची पाखर घालायला, लेकिन मुझे सिखाने आए थे उससे भी ज्यादा वो मुझ पर प्यार बरसाने आए थे। मतलब मायेची पाखर घालायला मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने आए थे। दुसऱ्या दिवशी सकाळीच बाई मला आपल्या खोलीत घेऊन गेल्या। दूसरे दिन सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही मेरी टीचर मुझे अपने रूम में लेके गई। त्यांनी मला एक बाहुली दिली, उन्होंने मुझे एक डॉल दिया। पर्किन्स इन्स्टिट्यूशन मधल्या अंध मुलांनी माझ्यासाठी ही भेट पाठवली होती। अब पर्किन्स इंस्टीट्यूशन एक ब्लाइंड लोगों की इंस्टीट्यूशन है जहां पर ब्लाइंड्स लोग पढ़ते हैं। तो बोल रही है कि पर्किन्स इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन का नाम है लिया गया है, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? पर्किन्स इंस्टीट्यूशन। इसमें जो अंधे बच्चे हैं, अंध मुलांनी, उन्होंने मेरे लिए माझ्यासाठी ये एक गिफ्ट जो भिजवाई थी, पाठवली होती। बाहुली लारा ब्रिजमननी सजवली होती। किसने सजाई थी बाहुली? लारा ब्रिजमननं। अर्थात हे सगळं मला कालांतरानं कळलं। अर्थात ये जो, मतलब वो कह रही है कि ये जो सारी बातें हैं ना, पर्किन्स इंस्टीट्यूशन से बच्चों ने भेजा था मेरे लिए गिफ्ट और किसने मेरे लिए गिफ्ट ये सजाई थी, ये सब मुझे पता चला, लेकिन बहुत टाइम बाद में पता चला। जब मुझे डॉल दी गई थी तब मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, डॉल क्या होती है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये सब जो है मुझे काफी टाइम के बाद पता चला। थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईंनी बोटांनी हळूच माझ्या हातावर अक्षर जुळवली, DOLL। तो थोड़ी देर जब मैंने ये डॉल के साथ खेला तो थोड़ी देर के बाद में वो जो मेरी टीचर थी उन्होंने धीरे से मेरे हाथ पर ये वर्ड्स, लेटर्स लिखे, DOLL। अब आप अपने फिंगर्स अपने दूसरे हाथ पे, एक हाथ का फिंगर अपने दूसरे हाथ पे घुमा के लिख सकते हो। अगर स्पेलिंग लिखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। ये एक गेम भी है कि हम किसी के बैक पे या हाथ पे ऐसा फिंगर से ड्रॉ करते हैं और उनको बताना रहता है कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। तो ये एक तरह का गेम है, इसीलिए इसे हम शब्दांचे खेळ कहते हैं
की ये जो हा बोटांचा खेळ मला फार आवडला. ये जो वर्ड्स का गेम था ना, जो फिंगर से हमको बनाना था वर्ड्स, वो मुझे गेम जो है बहुत ही अच्छा लगा. मी ही बाईप्रमाणे बोटं फिरवू लागले. तो मैं भी अपनी टीचर के जैसे ये फिंगर्स को है मूव्ह करने लग गई. शेवटी जेव्हा एकदा मी ती अक्षरं बरोबर काढली तेव्हा बाल सुलभ आनंद आणि अभिमानानं फुलून आले. और फाइनली जब एक दिन मैंने वो लेटर्स जो है बराबर निकाली, तब मुझे इतनी खुशी हुई मेरे मन में. बाल सुलभ यानी बहुत ही इनोसेंट जो हैप्पीनेस मुझे हुई थी. मुझे पता नहीं था मैंने क्या किया है, लेकिन मैंने कर दिया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई थी. और मैं बहुत ही प्राइड फील कर रही थी, और वो प्राइड में बहुत ज्यादा फूल चुकी थी मैं. फुलून आले बहुत ज्यादा प्राइड फील करना. धावतच जिना उतरून मी आईपाशी गेले. भागते भागते जीना मतलब सीढ़ियां उतरकर स्टेअरकेस से मैं मम्मी के पास गई. तिच्या समोर हात धरून त्यावर पुन्हा एकदा माघाचीच अक्षरं बोटांनी जुळवून लिहिली. और उसके सामने मैंने उनका हाथ पकड़ा, और उनके हाथ पर मैंने ये अपने फिंगर्स से वही लेटर्स वापस से बना के बताए. मी एक शब्द जुळवत होते, मैं एक वर्ड जो है जोड़ रही थी. हे काही मला त्यावेळी माहित नव्हतं. अब मैं जो है एक वर्ड बना रही थी ये मुझे उस वक्त पता नहीं था. किंबहुना शब्द म्हणून काही असतं हे तरी मला कुठं ठाऊक होतं. एक्चुअल में देखा जाए तो वर्ड्स भी कुछ होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था. उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वर्ड्स भी कुछ ऐसे होते हैं. मी फक्त बोटांनी बाईचं अनुकरण करत होते. मैं सिर्फ अपना फिंगर्स जो है जैसे जैसे मेरी टीचर्स मूव कर रही थी वैसे वैसे मैं फिंगर मूव कर रही थी. नंतरच्या दिवसात मी ह्याच पद्धतीनं पिन, हॅट, कप असे कितीतरी शब्द आणि बसणं, उभं राहणं, चालणं अशी थोड़ी क्रियापदही शिकले. फिर उसके बाद में कुछ दिनों तक मैंने इसी तरीके से, है ना, नंतरच्या दिवसात यानी कि कुछ और दिन, मी ह्याच पद्धतीनं मतलब बिल्कुल इसी तरीके से, ये जो फिंगर से लेटर्स लिखना है हाथ पे, इसी तरीके से पिन यानी PIN पिन, हैट HAT हैट, कप CUP कप, ऐसे कितने ही शब्द मैंने सीखे. और साथ ही साथ जैसा टू सिट SIT सिट, उभं राहणं स्टँड, चालणं वॉक, अशी थोडी क्रियापदही शिकले. और ऐसे मैंने थोड़े एडवर्ब्स भी सीखे. बरेच दिवस बाईंबरोबर राहून राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं हे माझ्या लक्षात आलं. और कई दिनों तक अपने टीचर के साथ रहते रहते मुझे ये बात समझ में आ गई कि हर चीज का एक नाम होता है. एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असतानाच बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातावर लिहिलं DOLL. अब एक दिन जो है मैं अपने इस नई डॉल के साथ खेल रही थी. उसी वक्त जो मेरी टीचर थी वो आई और उन्होंने मेरे पास मेरी जो पुरानी एकदम जो चिंदी हो गई थी, चिथड़े जिसके एकदम फट चुकी थी, उसको सी कर वापस से बनाई गई थी, वैसी हुई हुई वो एक डॉल उन्होंने मेरी गोद में लाके रख दी. और वापस से उन्होंने मेरे हाथ में लिखा DOLL. म्हणजे दोन्ही बाहुल्यांना शब्द एकच, मतलब दोनों डॉल को एक ही वर्ड है. त्याआधी MUG मग आणि WATER म्हणजे वॉटर तर मी हट्टाना म्हणायची. और उसके पहले त्याआधी मतलब इसके भी पहले मतलब मग और वाटर तो मैं एकदम जिद करके बोलती थी, जिद में आके बोलती थी, म्हणजे खुणा खुणा करतच, मतलब इशारों में ही बोलती थी. नाही, माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमोड झाला आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला. नहीं, मैं ना बहुत कंफ्यूज थी. ये हेलन केलर कह रही है कि उस वक्त जब मैं मग और वाटर ऐसे जिद में बोलती थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज के लिए क्या यूज कर रही हूँ, तो बहुत ही कंफ्यूज थी. तो इसके लिए मेरी टीचर ने वो सब्जेक्ट जो है उस वक्त वहीं पर छोड़ दिया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि मैं नहीं सीखना चाहती थी या मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो चीज सीखने में. पुन्हा कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत असं त्याने ठरवलं असावं. तो मेरे टीचर ने एक बार का तो छोड़ दिया मुझे वो सिखाना. फिर उन्होंने सोचा है कि फिर कभी मैं इसका मूड देखकर उसको सिखाऊंगी, ऐसा उन्होंने सोचा. आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचं शिकवणं सुरू झालं होतं. और अब फिर से उनका सिखाना किस चीज से चालू हो गया था, डॉल पर से. त्यांचे ते पुन्हा पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवी बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली. अब ये जो मेरे टीचर थी बार बार मुझे वही वर्ड सिखा रही थी, तो ये मुझसे सहन नहीं हो रहा था. मुझे गुस्सा आया. मैंने वो डॉल जो नहीं मेरे डॉल थी वो मैंने उठा के फेंक दी.
त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायांशी पडलेले मला जाणवल्यावर मला उकळ्या फुटू लागल्या। और वो जो नई डॉल थी उसका चूरा चूरा हो गया जमीन पे गिर के। और ये जब मुझे पता चला कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है वो डॉल, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उकळ्या फुटू लागल्या मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हुई मुझे। वाटलं बरं झालं, एकदाची पीडा गेली। और मुझे ऐसे लगा अच्छा हो गया कि एक झंझट गया। एवढा थरथराट करूनही ना खंत ना खेद, मतलब इतना मैंने डैमेज किया, डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी जरा सा भी अफसोस नहीं है। ना खंत ना खेद, बिल्कुल अफसोस नहीं। असाच माझा आविर्भाव होता, यही मेरा एक्सप्रेशन था। मतलब ना मुझे दुख बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, उल्टी मैं बहुत खुश हो रही थी, तो मेरा एक्सप्रेशन एकदम खुशी वाला था। ती बाहुली माझी नावडती होती ना, वो डॉल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ना। माझ्या निश्चल अंधाऱ्या जगात हळव्या हळूवार भावना कुठून उगवणार? तो वो खुद के लिए कह रही है कि मुझे तो वो पसंद ही नहीं थी ना। मेरी जो लाइफ थी वो बहुत ही निश्चल है। निश्चल मतलब जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, एकदम स्टिल हुई हुई पड़ी है, स्टेगनेंट है। अंधाऱ्या जगात हळव्या हळूवार भावना मतलब मेरा जो वर्ल्ड है वो पूरा अंधेरे से भरा हुआ है। तो उसके अंदर किस तरह से कोई भावना जगेगी? भावना मतलब फीलिंग्स, कोई भावना नहीं थी कि कहाँ से आएगी इस भावना में? इतनी अंधी थी मैं, पूरी चारों तरफ अंधकार था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं था मेरे लाइफ में, तो कहाँ से कुछ फीलिंग होगी मेरे अंदर? बाईने मात्र बाहुलीचे ते तुकडे झाडून शेकोटी जवळच एका बाजूला लोटले। लेकिन मेरी टीचर ने क्या किया, वो जो डॉल पूरी टूटकर बिखर चुकी थी ना, उसको झाड़ू से एक जो हम हीट करते हैं ना, बॉनफायर टाइप का शेकोटी, तो उस तरफ साइड में उसने कर दिया झाड़ू से एक पूरे उनके तुकड़ों को। माझी डोकेदुखी गेल्यानं मलाही हायसं वाटलं। और ये डॉल चली गई ना, तो मतलब मेरा एक बहुत बड़ा सरदर्द चला गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। बाईने माझी हॅट माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं आता बाहेर छान उबदार उन्हात जायचंय। और मेरी टीचर ने क्या किया, हैट जो है मेरे हाथ में रख दिया। अब हैट जब उन्होंने मेरे हाथ में रखा तो मुझे समझ में आया कि शायद अब हम बाहर जाने वाले हैं धूप में, और अब मजा आने वाला है, कुछ मैं नया सीखने वाली हूँ। या विचारानं मी पुन्हा आनंदानं टुणटुण उड्या मारू लागले। और यही सोच सोचकर मैं खुशी के मारे और उछलने लग गई। पाऊल वाटेनं जात आम्ही विहिरीपाशी आलो। पाऊल वाटेनं एक नैरो रास्ते से जाते हुए हम एक वेल के पास में आ गए। विहीर यानी वेल। इथंही हनीसकल विलींच्या जाळ्या होता। यहाँ पर भी हनीसकल बुशेस थे, मतलब यहाँ पर भी ट्यूबरस फ्लावर्स वाले ये बुशेस थे। त्यांच्या फुलांचा सुगंध दरवळत होता। उन फूलों की खुशबू जो है चारों तरफ फैली हुई थी हवा में। कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होते, कोई तो भी उस वेल में से पानी निकाल रहा था। त्या पाण्याच्या धारेत बाईने माझा हाथ धरून ठेवला, और उस पानी की धारा में बाई ने, मेरी टीचर ने मेरा हाथ जो है उस पानी की धारा के नीचे रख दिया। एका हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असतानाच बाईनी त्याच हातावर बोटांनी शब्द लिहिला, वॉटर। अब जिस हाथ पे मेरे पानी फ्लो हो रहा था, उसी हाथ पर मेरी टीचर ने धीरे से वॉटर, WATER, ये वर्ड वहां पे लिखा। आधी सावकाश, मग झरझर। मी एकदम निश्चल उभी राहिले। तो वो बोल रही है कि पहले तो मैं एकदम सावकाश थी, एकदम अटेंटिव, बाद में झरझर, मतलब बाद में एकदम से पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर, क्या फीलिंग आई एकदम अचानक से। मैं एकदम से निश्चल खड़ी हो गई। निश्चल खड़ी हो गई मतलब स्टिल खड़ी हो गई। माझं सगळं लक्ष बाईच्या बोटांच्या हालचालीवर एकवटलं होतं। मेरा पूरा ध्यान जो है मेरे टीचर के हैंड्स के, फिंगर्स के मूवमेंट के ऊपर, वहां पर एक मतलब एक ध्यान से मैं वो देख रही थी कि वो मेरे टीचर मेरे हाथ पे कैसे फिंगर्स घुमा रहे हैं, क्या वर्ड लिख रहे हैं। गमावलेली स्मृती परत येण्यातल्या थरार मी अनुभवला। मानो जैसे कोई मेरी याददाश्त जो खो चुकी थी वो एकदम से आ गई है। WATER, वॉ, आणि भाषेचं कोडं एकदम माझ्या समोर जसं उलगडलंच। मतलब अब जब उसने देखा कि WATER, वॉ, वाटर, मतलब जैसे मानो लैंग्वेज जो है एकदम से उसके सामने खुली किताब की तरह हो गई है कि इतने सारे वर्ड्स इसके अंदर है लैंग्वेज में। अरे च्या, पाणी म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत काहीतरी जातं ते। तो बोलती है अरे पानी मतलब कोई तो अपने हाथ पे एकदम ठंडा ठंडा फील होने वाला, जो नाचते हुए अपने हाथों से जाता है वो।
मतलब अब उसको उस लैंग्वेज का वो वर्ड वाटर समझ में आया, मतलब वॉटर कैसा होता है, वो कैसा फील होता है. त्या एका जिवंत चैतन्यमयी शब्दांना माझं आत्म्याला जशी जाग आणली. और उस एक वर्ड की वजह से मेरे अंदर की आत्मा जैसे जो सोई हुई थी अब तक, वो पूरी तरह से जाग गई है. प्रकाश, आशा, आनंदाची उधळण केली, मुक्त केलं. अजूनही तसे ह्या वाटेत बरेच अडथळे होते, पण लवकरच ते दूर होणार होते. तो फाइनली लाइट, उजाला, आशा, होप, आनंदाची उधळण केली. एकदम जैसे मानो खुशी ही खुशी आ गई मेरे आंगन में, मेरे झूले में. मुक्त केलं, मैं एकदम फ्री हो गई. क्योंकि अभी भी ऐसे रास्ते में बहुत सारे अड़चन थी मेरे सामने, क्योंकि मैं अभी भी हैंडीकैप ही थी ना. अभी तो मुझे जस्ट शुरुआत हुई है समझने की, तो अब तो मुझे बहुत कुछ सीखना है. लेकिन मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन जल्द ही वो सारी की सारी रुकावटें दूर होने वाली है. विहिरीपासून मी परतले, मतलब वेल से तो हम वापस आ गए. तेव्हा मन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आतुर झालं होतं. तो उस वक्त मेरा मन जो है नई बात सीखने के लिए एकदम बेचैन था, उत्सुक था. आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होतं आणि नावानावातून गमलत उमलत होता एक एक नवा विचार. अब मुझे ये समझ में आ गया कि हर एक चीज का नाम है, और नाम नाम से ही मेरे अंदर एक नया विचार आ रहा था. घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची ती प्रत्येक वस्तू जशी स्पर्शगणिक चैतन्यानं थरथरायची. घर पे आने के बाद में जैसे ही मैं हर चीज को हाथ लगाती थी, तो हाथ लगाने से जैसे मेरा जो एकदम आत्मा जो अंदर से है, जो मेरा फीलिंग्स है, मानो वो एकदम कांप गई अंदर से कि मैं हर चीज जान पा रही हूँ. इसे छू रही हूँ, ये चीज पता चल रहा है, उसे छू रही हूँ, वो चीज पता चल रही है. मला जशी एक वेगळीच नवी दृष्टी मिळाली होती, जैसे एक मानो एक नया नजरिया ही मुझे मिल गया था. नई आंखें मुझे मिल गई थी समझने की. आता त्या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते, और अब उसी विजन से मैं सब कुछ देख रही थी. दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण आली. जब मैं दरवाजे के पास आई घर के, तो मुझे वो मेरी तोड़ी हुई डॉल की याद आई. चाच पडत शेकोटी जवळ लोटलेले बाहुलीचे तुकडे मी गोळा करून उचलले. तो चाच पड़त, अभी क्योंकि वो अंधी थी, दिखाई दे नहीं रहा था ना, तो हाथों से ऐसे ढूंढ ढूंढ के, जमीन पे ऐसे हाथ रख रख के ढूंढ ढूंढ के चाच पड़त. तो वो उस शेकोटी के पास में गई, और वहां पर जो जमा किए हुए डॉल के टुकड़े थे वो उसने जमा किया, गोळा करून उचलले, जमा करके उठाए. तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्याची बाहुली करण्याचा मी कसोशीनं प्रयत्न करत राहिले. अब वो टुकड़े जो थे उनको जोड़कर वापस से उसकी एक डॉल बनाने का मैं कोशिश कर रही थी. आता माझ्या हातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले. अब मेरे हाथ से जो गलती हुई है, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो डॉल तोड़ा था मैंने, तो वो अब मुझे समझ में आ गया. पहले तो जब मैंने डॉल तोड़ा तब मुझे खुशी हो रही थी, मैं बहुत खुश हो रही थी. लेकिन अब मुझे जब समझ में आया तब मैं बहुत दुखी हो रही हूँ. मेरी आंखें भर आई, मतलब मेरे आंसू आ गए. पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थानं पश्चाताप झाला. फार वाईट वाटलं. पहली बार, असल में देखा जाए तो पहली बार मुझे पश्चाताप हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था. त्याच दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले. उसी दिन मैंने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे. ते सगळेच काही नेमके कोणते ते आता आठवत नाही. अब कितने वर्ड सीखे, कौन से सीखे, वो अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे वर्ड्स उस दिन सीखे थे. पण त्या शब्दात और जो मैंने सीखे थे उनमें से कुछ थे आई, बाबा, बहीण, बाई यानी कि आई मदर, बाबा यानी फादर, बहीण यानी सिस्टर, बाई यानी टीचर. हे शब्द होते एवढं निश्चित, मतलब ये 4 वर्ड्स तो थे उन इतने सारे वर्ड्स में, ये तो पक्का था. आयुष्यात नव्यानं आलेल्या या शब्दांनी माझ्या भाव विश्वात पालवी फुटली, और मेरे लाइफ में तो जैसे मानो ये नई लाइफ आ गई है. मेरी तो लाइफ एकदम बेजान थी, एकदम जैसे वीरान सी थी जिसमें कुछ नहीं था. तो जैसे एकदम वीरान कहते हैं ना कि बंजर जमीन, तो मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे उस बंजर जमीन की तरह थी. और अब मानो जैसे इस नॉलेज से, लैंग्वेज की नॉलेज से, इस बंजर जमीन पे नए प्लांट्स उग रहे हो. पालवी फुटली यानी नए प्लांट्स उग रहे हो, यानी कि ग्रीनरी छाने वाली है अभी, यानी कि कुछ अच्छा ही होने वाला है. तो दिवस माझ्या दृष्टीनं फार नाट्यमय होता. वो दिन तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नाट्यमय था, यानी कि ड्रामेटिक था.
रात्री मी माझ्या चिमुकल्या पलंगावर झोपी गेले. रात को मैं अपने छोटे से पलंग के ऊपर बेड के ऊपर सोने गई तेव्हा माझ्या इतका दूसरा आनंदी जीव कुठे सापडला नसता. तो जब मैं वहां सोने गई अपने बेड पर तो मेरे जितना खुश इंसान उस समय कहीं पर भी किसी को भी नहीं मिलता था. मैं इतनी खुश थी उस दिन. दिवसभराच्या आनंददायी आठवणी पुन्हा पुन्हा मी आठवत राहिले और पूरे दिन में जो जो मैंने अच्छी अच्छी बातें सीखी थी, जो जो चीजें मुझे खुशी दे रही थी, वो चीजों की मुझे बहुत याद आ रही थी रात में. आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवतोय ह्याची उत्कंठा लागून राहिली होती और लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हो रहा था कि कब दूसरा दिन उगे, कब सवेरा हो. लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हो रहा था. यानी कि वो जो नई चीज वो सीखने वाली है, नई लैंग्वेज वो सीखने वाली है, ये उसके लाइफ के एजुकेशन की शुरुआत थी. तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है ये, यहीं पे खत्म होता है. ये तो सिर्फ एक पार्ट है, माय लाइफ स्टोरी का एक पार्ट है. इसके आगे तो और भी बहुत है. और ये जो है, आप अगर हिंदी मूवीज देखते हो तो ब्लैक नाम की एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी हैं. ये इसी पर थोड़ा बहुत बेस्ड है. थोड़े डिफरेंसेस है उसके अंदर, लेकिन बेस्ड इसी पर है. तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहां आपको मिल जाएंगे. फिर मिलूंगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.